हाँ, तो अब यही माइक्रोब्स को हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में समझेंगे। अब सीवेज क्या है? व्हाट इज़ सीवेज? तो सीवेज एक्चुअल में वो है जो म्युनिसिपल वेस्ट हम लोग जानते हैं कि हमारे घरों से जो निकलते हैं, कचरा जो निकलता है लिक्विड एयर में, कि वो ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे घरों से बहुत बड़ी मात्रा में जो कचरा निकलता है, ऑर्गेनिक मैटर्स निकलते हैं, जो ह्यूमन मैटर्स हो गए ऑर्गेनिक के, या फिर आप ऐसे समझ लो कि वाहिद शहरों में, बड़े बड़े शहरों में घर से जो निकलने वाले, फैक्ट्री से जो निकलने वाले जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, कचरा है, वो सब को कहाँ छोड़े? सबसे बड़ा मुद्दा कहाँ छोड़े? तो एक ही ऑप्शन आता है, ज़्यादातर नदियों में छोड़ा जाता है। पर आप तो जानते ही हैं हमारे देश की नदियाँ गंगा यमुना कितनी पवित्र मानी जाती है। आंसू माटी यमुना पवित्र है भाई। हाँ, तो फिर भी इतना बुरा हाल वैसे भारत की नदियों का है। एक सुना भी होगा कि जिस देश में नदी को नदी की तरह देखा जाता है, वहाँ नदी काफ़ी साफ है, और जिस देश में नदी को एज अ गॉड माना जाता है, वहाँ नदी कितना गंदा है। खैर छोड़ो तो नहीं, मतलब समझो यहाँ टॉपिक। तो मैं ये कह रहा था कि नदियों में डायरेक्ट कचरा तो नहीं छोड़ सकते ना, तो डायरेक्ट कचरा को नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम लोग सारे कचरा को साफ़ करते हैं, सीवेज को साफ़ करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं, और वो ट्रीटमेंट करने के बाद हम उसको रिवर्स में छोड़ते हैं, नदियों में छोड़ते हैं, रिवर में छोड़ते हैं। तो ट्रीटमेंट नदियों में जाने से पहले का जो प्रोसेस है, जो ट्रीटमेंट करा जाता है, वो किस प्रकार से करा जाता है वो हम समझने वाले हैं। तो दो प्रकार के ट्रीटमेंट दो स्टेजेस में डन होते हैं, पहला प्राइमरी स्टेज और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में बेसिकली फिजिकल ट्रीटमेंट इसको बोला इसलिए जाता है क्योंकि इसमें से जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एक जगह हटा लिए जाते हैं। हमने यहाँ लिखा कि वीक मैटर फिल्ट्रेट कर दिया जाता है, और जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है या फिर और भी चीज़ें, तो वो सब नहीं करा पाते। वो सब करने के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। दोनों क्या है वो आप ध्यान से समझो। ये इस प्रकार से एक टैंक में डाला जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, और ये टैंक में आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे सेडिमेंटेशन ग्रिड्स हैं। तो ये सारे ग्रिड्स में एक्चुअली सॉइल और पेपल्स है। पेपल्स का मतलब वही कीचड़ है ना, तो सॉइल्स और पेपल्स नीचे बैठ जाते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी स्लज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। और ये बीच वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं इफ्लुएंट। क्या? इफ्लुएंट। हाँ, तो ये इफ्लुएंट और ऊपर वाला बिग मैटर्स जो है वो छान लिए जाते हैं, और यही इफ्लुएंट को एक बड़े से टैंक में डाला जाता है, और इस टैंक में एयर पंप किया जाता है, क्योंकि इसमें एरोबिक बैक्टीरिया माइक्रोब्स काम करेंगे और इसको ट्रीट करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि एयर पंप किया जाता है। तो एयर यहाँ से पंप किया गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, और ये एयर पंप करने की वजह से इसमें ऑक्सीजन जाएंगे, और ये ऑक्सीजन जाएंगे साथ में इसको एजिटेशन किया जाता है। एजिटेशन का मतलब है कि इसको हिलाया जाता है, शेकिंग किया जाता है। तो एजिटेशन किया जाता है, और सारे के सारे फ्लॉक्स मिक्स जितने भी हैं इसमें फंगस डाला जाता है, जैसे कि इसमें कई सारे फंगस बैक्टीरिया सब डाला जाता है, और ये ग्रो करते हैं इसके अंदर, है ना। तो अब कॉन्सेप्ट समझो, मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में किस प्रकार से होता है वो सब डिटेल से। पर ये कैसे किया जाता है? फिजिकल ट्रीटमेंट तो आसान है भाई, उसको जितने भी उसके अंदर है वो सारे के सारे हमने निकाल लिए, वो छान लिए, एक्चुअली फिल्ट्रेट कर दिया, सेडिमेंटेट कर दिया, जो भी ज़्यादा कचरा है वो नीचे बैठ गया, और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो मैटर है वो ऊपर छान लिए गए। बीच वाला इफ्लुएंट है, इसको उठा के यहाँ डाल दिया, और यहाँ डालने के बाद हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर लिया, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब ये होता क्या, कैसे किस प्रकार से करा जाता है? तो इसके लिए एक बीओडी समझना होगा। बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये है क्या, ये समझ ले तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान होगा। बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक्चुअल में क्या होता है ना कि आप जब ये कर रहे हो तो इसके अंदर माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स का काम क्या है? ये माइक्रोब्स क्या करेंगे कि इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको फीड करेंगे, उसको खाएंगे, उसको तोड़ेंगे। तो जब वो तोड़ेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगा, और जब उनका खाना यानी माइक्रोब्स का खाना ख़त्म हो जाएगा, तो जब माइक्रोब्स ही नहीं रहे तो ऑक्सीजन की ज़रूरत कहाँ पड़ी? जितना ज़्यादा माइक्रोब्स उतना ज़्यादा ऑक्सीजन, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड हो रहा है इसका मतलब उसमें कचरा ज़्यादा है।
तो इस हिसाब से हम समझते हैं कि जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज है, यानी कि वो बहुत उसमें कचरा है, वो भी ट्रीट नहीं हुआ सही से, और जैसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम गया, इसका मतलब उसमें सड़े गले मैटर है नहीं, जो सड़े गले मैटर है नहीं तो उस पर बैक्टीरिया भी नहीं होगा, फंगस भी नहीं होगा, और जब वे नहीं होंगे तो इसका मतलब वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। तो ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है एक प्रकार का एक पैरामीटर आप कह सकते हो जाता है जांच करने के लिए कि अब पानी साफ हुआ है या नहीं। और जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होता है, चूँकि स्लज ये सारे सीवेज हैं उनका काफ़ी हाई होता है, तो जब नदियों में छोड़ने से पहले उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम करके फिर छोड़ा जाता है, एकदम ना के बराबर, और कम करके फिर छोड़ा जाता है, और यही है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी आप ऐसे समझो कि बीओडी ज़्यादा तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, अगर बीओडी आप कम कर दिए तो वो लेस पॉल्यूटेड हो गया, है ना, लेस पॉल्यूटेड हो गया, यानी कि उसका पॉल्यूशन कम है। तो जब लेस पॉल्यूटेड है तो उसको हम रिवर्स में छोड़ सकते हैं। चलिए आगे पूरा प्रोसेस हम डिटेल में समझ रहे हैं। हाँ, तो जो हमने निकाला था प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो हमने निकाला, पहले हमने भी बात कर रहे थे कि सीवेज ट्रीटमेंट में नदियों में डायरेक्ट तो नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते वो आप खुद जानते हो, क्योंकि कितना कचरा है, वो छोड़ने से बहुत सारे बीमारियां होंगी, और आजकल हम नदियों में छोड़ते हैं, हालांकि गलत है ये, पर नहीं छोड़ना है। और छोड़ने से पहले जो प्रोसेस होती है वो समझ रहे थे। तो सेटलिंग टैंक, सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान से समझो, पहले सबसे हमने ये काम किया कि हमने एक टैंक लिया, है ना, टैंक में ऊपर सारे के सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हमको छाट दिया फिल्ट्रेशन की मदद से, सेडिमेंटेशन की मदद से सारे नीचे बैठा दिया। तो ये हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंडली हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट समझने वाले थे, और वही समझ भी रहे। तो सेटलिंग टैंक में डाल, उससे पहले एक हम लोग टैंक में डाल चुके हैं। उस टैंक में क्या हुआ था, सेकेंडरी टैंक में डालने के बाद हुआ ये कि हमने जब वहाँ डाला था तो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर टूट पड़े थे उसमें, क्योंकि ऑक्सीजन पंप किया था। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि उसमें एक इनोकुलम डाला जाता है। इनोकुलम जैसे दही में डालते थे ना, दही जमाने के लिए, इनोकुलम या स्टार्टर, जोरन समझ लो, जोरन, इनोकुलम डाला जाता था जैसे दही में, दूध में दही जमाने के लिए, उसी प्रकार से इसमें बैक्टीरिया, चूँकि हमको बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो काम करने वाले थे, ओके, तो ऑक्सीजन के जो प्रेजेंस में काम करने वाले एरोबिक बैक्टीरिया थे, उनको हमने डाला कब, जब हमको सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाना था। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाते समय हमने एरोबिक बैक्टीरिया को डाल रखा था, और वो एरोबिक बैक्टीरिया टूट पड़े थे पूरे तरह से। जो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा था उसको उस पर फेड कर रहे थे। उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा था शुरू में, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत कचरा था, और सारे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करने वाले हैं, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होगा, और उनको ऑक्सीजन चाहिए होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगा, और ऑक्सीजन भी ज़्यादा लगेगा, और साथ में वो सारे के सारे को फ्लॉक्स में कन्वर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो एक समय आता है जब सारे के सारे कचरा जो इफ्लुएंट हम लोग उठाए थे, इफ्लुएंट बीच वाला को बोलते हैं, तो जो इफ्लुएंट उठाए थे वो सारे इफ्लुएंट को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, फ्लॉक्स में। अब फ्लॉक्स क्या है, तो फंगल और फिलामेंट और बैक्टीरिया से ये है ना, तो अब वो एज ए स्टार्टर इनोकुलम तो डाल दिया गया था, वहाँ बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो गया था। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी समझते हैं। तो सेटलिंग टैंक में डाला, और सेटलिंग टैंक में डालने के बाद सारे इफ्लुएंट नीचे आ गए, फ्लॉक्स यहाँ पे सेटल डाउन हुए। अब इसमें इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज, ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ से अब उठाया जाएगा, ये पूरा का पूरा है, इसको प्राइमरी स्लज और सेकेंडरी स्लज नहीं, एक्टिवेटेड स्लज बोला जाता है। और यही एक्टिवेटेड स्लज है, यहीं से एक्टिवेटेड स्लज को कई बार हम दूसरे टैंक में स्टार्ट करने के लिए एज ए स्टार्टर या इनोकुलम यूज करते हैं, यही एक्टिवेटेड स्लज को। और कुछ यूज करते हैं, मतलब कहना ये चाहता हूँ
यहाँ से एक्टिवेटेड स्लज जो है इसको कुछ मात्रा में निकाल लेते हैं और इनोकुलम या स्टार्टर के रूप में रख लेते हैं, ताकि दोबारा डालना यहाँ पे होगा। यहाँ नहीं डाला जाता है एक्चुअल में, इससे पहले वाला जो प्रोसेस हुआ था वहाँ डाला जाता है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ ना, समराइज कर दूंगा, समझ जाओगे। अभी आप इतना समझो कि यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज यहाँ से निकाला और भारी मात्रा में यहाँ से यहाँ डाल दिया गया। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ एक ऐसा टैंक बनाया गया जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि यहाँ आएंगे वो बैक्टीरिया जो इनारोबिक हैं, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंट होने पे काम करते हैं। तो इसमें क्या है कि लार्ज अमाउंट में यहाँ पे भेज दिया गया सारे स्लज को, और स्लज डाइजेस्टर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो अपने फेवरेबल कंडीशन फीड करेंगे और यहाँ सारे के सारे फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर जाएंगे इनारोबस बैक्टीरिया। ओके, और ये सारे के सारे डाइजेस्ट करने के बाद कुछ गैसेस निकालेंगे, जैसे कि मीथेन गैस, H2S गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे गैस प्रोड्यूस होना शुरू करते हैं, जिसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। और आज के समय में इन गैस का हम लोग खाना बनाने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो ये फ्लॉक्स से बायोगैस बनता है। अच्छा, अब ये फ्लॉक्स तो डाइजेस्ट हो गए, और ये जो इनारोबस बैक्टीरिया है ये सारे के सारे अब डाइजेस्ट कर चुका है। अब चूँकि ये साफ पानी हो चुका है और इसको हम लोग छोड़ सकते हैं नदी में, पर नदी में छोड़ने में एक प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया तो इसमें अभी भी है ना, फंगल तो फिलामेंटस फंगल अभी भी है। अभी सारे बैक्टीरिया फंगल तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन के एब्सेंटी में काम करता है ना, तो ऑक्सीजन दे देते हैं, तो इनको एयर से एक्सपोज कर देते हैं, ऑक्सीजन से एक्सपोज कर देते हैं, तो सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको एक्सपोज कर देते हैं ऑक्सीजन से, ताकि ये डीएक्टिवेट हो जाए, है ना। तो अब सारे बैक्टीरिया भी मर गए, वायरस सब कुछ मर गया और पूरी तरह से तैयार भी हो गया। तो अब इसको हम लोग नदियों में छोड़ सकते हैं। लेकिन जब ये फ्लॉक्स है जो सब सेटलिंग ग्राउंड होता है, तो इसको ऐसा इनोकुलम यूज कर सकते थे वहाँ शुरू में। अब मैं इन सारे प्रोसेस को एक अच्छे से समराइज में समझा देता हूँ, डोंट वरी। हाँ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी समझना भी इम्पोर्टेंट है, इसके बाद समराइज कर देना ज़्यादा अच्छा होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड समझ लेते हैं, है ना। वैसे जैसा कि हमने बात करा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और कुछ नहीं बल्कि जब हम सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे होते थे या फिर कर रहे थे अभी पीछे, तो उसमें हमने देखा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जैसे ही बढ़ा, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जैसे ही बढ़ता था, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने का मतलब है कि अभी उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, और जैसे ऑक्सीजन डिमांड कम गया तो ऑर्गेनिक मैटर कम है। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि 1 लीटर, ओके, 1 लीटर वाटर में उसके ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए जितना अमाउंट चाहिए उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसका अमाउंट? तो ऑक्सीजन का, है ना। तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड टू डाइजेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर। ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। अब ये ट्रीटमेंट में यूज करते ही हैं, बीओडी ट्रीटमेंट में अभी कर ही रहे थे। कैसे यूज करते हैं? तो ये बताता है क्लीननेस ऑफ वाटर, कितना क्लीन है वाटर। अब वो कैसे बताता है, तो आप ऐसे समझ लो एग्जाम्पल के लिए बीओडी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? कुछ तो गड़बड़ है दया, बीओडी बहुत ज़्यादा है तो क्या समझना है? इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है और वाटर पॉल्यूटेड है, इसका मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा है। अब डायरेक्टली जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वाटर क्लीननेस का। जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, और जितना ज़्यादा कम बीओडी होगा उतना वाटर क्लीन होगा, है ना। तो बीओडी कम हो गया तो वाटर क्लीन हो गया, और जैसे ही वाटर क्लीन हो गया तो उसको हम लोग छोड़ देते थे, किसमें? नदियों में। अब कुछ यमुना गंगा एक्शन प्लान बताते हैं जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। 1 मिनट।
एक बात बताऊं, ये जो टेक्नोलॉजी है ना सीवेज ट्रीटमेंट का, माइक्रोब्स के प्रयोग से, दुनिया के सबसे मस्त और डिमांडेड टेक्नोलॉजी है। अ, इतना आगे चला गया है दुनिया, पर अभी कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी इसको पीछे नहीं छोड़ पाएगी और ना छोड़ पा रही है। ये हजारों हजारों तो नहीं कह सकते, पर सैकड़ों सालों से ये टेक्नोलॉजी राज करते आई है। मतलब सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है जो हम लोग अभी पढ़े। तो ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी से भी अच्छा है। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को समझ के एनालाइज करके जो हम कर रहे थे ट्रीटमेंट। ओके, छोड़ो नेक्स्ट टॉपिक। गंगा और यमुना एक्शन प्लान लिखना क्यों, बस आप सुन लो ना। 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ जो साफ सफाई करने वाले, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने वाला जो मिनिस्ट्री है, तो इन्वायरमेंट ऑफ मिनिस्ट्री से ये बात कही गई थी 1985 में। उनका प्लान बनाया गया था STP, वही सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, कि हम आप तो जान ही रहे हो कि जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो सीवेज बढ़ेगा, सीवेज बढ़ेगा तो नदियाँ ज़्यादा पॉल्यूटेड होंगी, और हो भी रही हैं आज के डेट में। तो उनका प्लान था कि 1985 में, बहुत पहले, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने उन्होंने प्लान किया था कि हम आने वाले समय में गंगा यमुना सारी नदियों को साफ रखेंगे। और कितना साफ है ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। खैर, इस पर बहस नहीं करने का। आगे गोबर गैस प्लान शुरू करते हैं। हमने कॉपी में इस तरह से लिख रखा है सीवेज ट्रीटमेंट, आप समराइज देख लो। क्या है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, प्राइमरी ट्रीटमेंट तो समझ में आता है क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट ईजी है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ये इस प्रकार के जो स्लजेज है इसको फिल्ट्रेशन की मदद से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हटा लिए जाते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू नीचे छोटे छोटे, और इफ्लुएंट मतलब ये जो बीच वाले हैं उनको ले लिए जाते हैं। अब इफ्लुएंट में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं, तो इसको एरिटेशन टैंक में डाला जाता है जिसमें ऑक्सीजन पंप किया जाता है और एजिटेशन किया जाता है, सेकिंग किया जाता है, हिलाया जाता है। और इसमें बहुत सारे हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स होंगे, अलग अलग फंगल फिलामेंटस बैक्टीरिया होंगे, ये सब के सब यहाँ एक्टिव होते हैं। और इसमें क्या करा जाता है कि इनोकुलम या स्टार्टर डाला जाता है जो कि यहाँ से तैयार हुआ था, यहाँ से। तो ये स्टार्टर में एक्चुअली बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाएंगे, फंगल पाए जाएंगे, और ये सारे के सारे इसमें डाल दिया गया। और जब इसमें डाला गया तो यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, यानी ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, तो वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है, और धीरे धीरे वो कमते जाता है। तो कमते जा रहा है इसका मतलब कि धीरे धीरे पानी साफ़ होते जा रहा है। और यहाँ सेटलिंग टैंक है, सेटलिंग टैंक में सब धीरे धीरे कम हो गया, अब थोड़ा बहुत बचा। तो अब ये एक्टिवेटेड स्लज को, यानी फ्लॉक्स को यहाँ डाला जाता है, यहाँ। तो यहाँ डाइजेस्ट करता है फ्लॉक्स, और ये डाइजेस्ट करने वाले मिथेनोजन बैक्टीरिया, यानी वैसे बैक्टीरिया जो एनारोबिक हों, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंटी में काम करते हो, और ये ऑक्सीजन के एब्सेंटी में सारे इन फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। और अब पानी सच में साफ़ हो चुका है, वाटर इज क्लीन। अच्छा, ये सारे के सारे इसमें जो एनारोबिक बैक्टीरिया, इनको मारने के लिए, क्योंकि अब ये पानी में छोड़े जाएंगे तो बहुत गड़बड़ होगा, तो इसको ऑक्सीजन से एक्सपोज कर दिया जाता है ताकि डीएक्टिवेट हो जाए, इनएक्टिवेट हो जाए। तो अब इसको रिवर में छोड़ा जा सकता है, और ये लिखा भी गया है यहाँ पे कि जब एनारोबिक बैक्टीरिया ये जो है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे गैस निकालते हैं। और ये मैंने बताया भी अभी कि हाँ, सैकड़ों साल से इसको कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर पाई। या फिर आप इधर से भी समझ सकते हो कि ये प्राइमरी स्लज जो नीचे बैठ गया था, है ना, ग्रीट और सॉइल पर्पल्स, ये सब नीचे ऊपर फिल्ट्रेट कर दिया गया, इधर सेडिमेंटेशन से कुछ कचरा नीचे बैठ गया, ऊपर छान लिया गया। और ये बीच वाला को इफ्लुएंट बोलते हैं जो पानी है, तो इसको माइक्रोब्स, इसी को यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट में डाला गया था, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यही वही सारा प्रोसेस है। आप समझ गए होगे, NCERT में पढ़ो, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ओके, हाँ, तो गोबर गैस प्लांट देख समझते हैं इसके बारे में, है ना। गोबर गैस प्लांट यानी बायोगैस प्लांट, बात एक ही हुआ इसमें। जैसे कि हमने सीवेज ट्रीटमेंट में पढ़ा कि कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, वो जैसे कि वहाँ पढ़ा था
टोटी में वहाँ वहाँ पड़ा था, पनीर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे थे बैक्टीरिया। उसी प्रकार से यहाँ जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के अपसेंट में काम करते हैं, वो एक्चुअल में मिथेनोजैन प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, यानी प्रोमिनेंटली मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे तब बनेगा यहाँ बायोगैस। चलो, तो मीथेन गैस, अच्छा एक बात और बता दूँ कि ये जो बैक्टीरिया है मिथेनोजैन, ये वैसे जो चारा खाते हैं ना जानवर, उनके रूमिनेंट में भी पाया जाता है। एक मिनट, तो उनके रूमिनेंट में भी पाया जाता है ये। रूमिनेंट का मतलब गट में, रूमिनेंट में पाया जाता है ये। और उनके चूँकि रूमिनेंट में होगा तो फिर डंग में ही होगा, डंग, अरे गोबर, तो डंग में होगा। अब ये सेलुलोजिक मटेरियल से बने होते हैं, और यही सेलुलोजिक मटेरियल बनने की वजह से ये सारे कंपाउंड बना देते हैं। कब? जब इनको डाला जाता है इस प्रकार के एक टैंक में, 10 से 12 फीट गहरा टैंक होता है, और वो 10 से 12 फीट गहरा टैंक में हम लोग क्या करते हैं कि वेजिटेबल हो गया, काऊ डंग हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जो कुछ भी है वो सबको डाल देते हैं, ऊपर से पानी बना देते हैं, गाढ़ा स्लरी घोल बना देते हैं। चूँकि हम सब जानते हैं कि घोल में मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, तो उसी घोल को वैसे बना के छोड़ दिया जाता है। एक छोटा सा टैंक यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें बना के छोड़ दिया, और जब उसमें गैस बन जाता है तो ये वाला जो है ऊपर से ढका हुआ, ये ऊपर उठना शुरू होता है, और जैसे ही ऊपर उठना शुरू होता है तो हम लोग समझ चुके होते हैं कि गैस इसमें बन गया है। अच्छा, तो यहाँ से बायोगैस जो है ये आउटलाइन 1, आउटलाइन 2, तो आउटलाइन 1 से आप बायोगैस का टैंक जोड़ के यहाँ पे अपना खाना बना सकते हो, लाइटनिंग के लिए भी यूज होता है ये। और ये दूसरा टैंक है आउटलाइन 2, तो इससे आप फर्टिलाइज़र जो इसके नीचे हैं वो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज कर सकते हो, खाद के रूप में यूज कर सकते हो। तो इसमें डाला जाता है गोबर, पानी, वेजिटेबल, ये सब है ना, डंग, ये सब। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, डिपेंड करते दो प्रकार से। पहला, आप किस प्रकार के माइक्रोब्स यूज कर रहे हो, और दूसरा कि आपका रॉ मटेरियल क्या है। तो इसके हिसाब से ये डिपेंड करता है कि आपका कितना गैस बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। अब ये तो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग के लिए गाँव में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके आसपास अगर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हो तो आप ज़रूर जाएँ, घूमें, देखें, समझें। या फिर आप यूट्यूब एनिमेटेड वीडियो में मैं तो आपको वेरी रिकमेंडेड करूँगा कि गोबर गैस प्लांट को देखें, समझें। एनिमेशन वीडियो में मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग ब्लॉग बनाते हैं, तो देखें, समझें कि गोबर गैस प्लांट क्या है। क्योंकि गैस नहीं मिल रहा भाई, इस वक्त बहुत ज़रूरी है ये समझना, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ, नहीं मजाक नहीं, सीरियसली समझना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाय द वे, ये 2 इंस्टीट्यूट जो हमारे देश के अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक गाँव में गैस के बारे में बताने की, जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। और एक है IARI। आई का मतलब हो गया, IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी काफ़ी हद तक इसे फेमस किया है पूरे गली मोहल्ले, पूरे गांव शहर में, है ना, खासकर गाँव में। और KVIC यानी खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने भी इसे फैलाया, बताया सबको कि गोबर गैस किस प्रकार से बनाते हैं। तो गोबर गैस बनाने का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधी आप ऐसे समझ लो, आप NCERT देखोगे ना, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। एक इस प्रकार से टैंक होता है, ओके। तो एक ये टैंक में आप जो भी है डाल सकते हो, डालो। यहाँ पे ऐसे एक ढक्कन है, यहाँ पे सब कुछ डाला हुआ है। यहाँ से 2 आउटलाइन निकले होते हैं, एक इधर से और एक इधर से। एक आउटलाइन के थ्रू आपको गोबर गैस का कनेक्शन में, इधर बायोगैस का कनेक्शन जाएगा इसमें, और इस आउटलाइन में फर्टिलाइजर मतलब जो खाद वगैरह है जिसको खेत में हम लोग डाल सकते हैं। ये आप समझ रहे हो कि ये चीज़ उसी के घर में पॉसिबल है जो ऑलरेडी किसान हो, उनके पास काऊ डंग हो बहुत सारा, और उनके पास खेत हो, ताकि वो इसका फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकें, और बायोगैस का ऑफकोर्स खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकें। सरकार मदद भी करती है, अगर आप बायोगैस प्लांट अपने घर में बिठाना चाहें तो सपोर्ट राशि भी देती है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, नो डाउट।
तो यहाँ से निकल जाता है आउटलाइन 2 से और एक आउटलाइन 1 से बायोगैस निकलता है। इस प्रकार से डालते हैं और जब गैस बनता है तो ये जो ढक्कन है वो थोड़ा उठना शुरू हो जाता है, तो हम लोग समझ चुके होते हैं कि गैस बन गया, तो खाना बना लो, है ना। तो ये बहुत बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी में फिगर देखना, इसको एनिमेशन देखना, समझ आ जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। हम उतना डिटेल से फिगर तो नहीं बना सकते। अच्छा, एक काम करता हूँ, समझ आ रहा है? देखो, आई नो तुम एनसीईआरटी में देखोगे, लेकिन मैं जानबूझ के दिखाता हूँ। देखो फिगर, फोकस क्या, हाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है कि एक टिपिकल बायोगैस प्लांट दिया गया है। यहाँ पे डंग वाटर डाला है, यहाँ पे डाइजेस्टर है ना। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन सारे गैस निकल रहे हैं, गैस होल्डर है, यहाँ पे स्लजेस सारा डाला जाता है। तो इस प्रकार से ये वाला नीचे होता है और यहाँ से गैस निकलता है, इस प्रकार से जाता है। तो ये डायग्राम है, बाकी रहने देता हूँ, समझ में आ जाएगा। तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ये बुक से, बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी, है ना। और वैसे तुम लोग को दिखाना चाहूँगा कि देखो भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 4, और ये 4 दिन के नहीं हैं भाई, ठीक है। तुम्हें मजाक लग रहा होगा। यस, ये रात के सुबह के 4 हैं, तो मेहनत तो लग रही है। वीडियो देखना ज़रूर। ओके बाय, फिर मिलते हैं ब्रो।